बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी टाइप ऑफ एलसी में आज की एलसी है स्टैंड बाय एलसी। स्टैंड बाय एलसी जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये स्टैंड बाय है, यानी ऐसी एलसी जो स्टैंड बाय क्या होता है? स्टैंड बाय होता है तैयार रहना, खड़े रहना, किसी मदद के लिए रेडी रहना, वेटिंग में रहना, किसी की मुश्किल को हल करने के लिए गारंटी देना कि भी मेरी ज़िम्मेदारी है। जैसे अगर आप बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, कार लोन लेते हैं या कोई और फाइनेंसिंग लेते हैं, तो बैंक हमेशा कहेगा कि ये 2 विटनेस दें जो आपकी गारंटी दे सकें कि आप पेमेंट कर देंगे। तो वो जो विटनेस है वो बेसिकली गारंटर होते हैं, तो वो गारंटी देते हैं कि जी आप पेमेंट कर देंगे, तो हमारी गारंटी है अगर कोई पेमेंट में प्रॉब्लम हुई। तो सिमिलरली स्टैंड बाय एलसी एक गारंटी है। वैसे तो एलसी इटसेल्फ गारंटी ही होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड एलसी होती है उसके ऊपर शिपमेंट होती है। इस एलसी के ऊपर शिपमेंट नहीं होती, यानी ये एलसी कभी इस्तेमाल से मादा कभी यूज़ ही नहीं होगी, यानी इसके ऊपर कभी कोई शिपमेंट नहीं होगी, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। रेयर केस में हो सकता है कि जब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान कोई प्रॉब्लम आ जाए और इंपोर्टर डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो फिर इस एलसी के अगेंस्ट पेमेंट हो सकती है या होने के चांसेस हैं, क्योंकि बेसिकली तो ये गारंटी है कि जी अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं करता तो ये जो स्टैंड बाय एलसी है इसमें हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये बेसिकली बैंक पीछे गारंटी दे रहा है कि मैं जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान जो भी डिसाइड हुई हैं टर्म्स एंड कंडीशन उनकी ट्रेड के लिए, अगर उस ट्रेड में इंपोर्टर भाग जाता है, पेमेंट नहीं करता और आपकी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ले लेता है और पेमेंट नहीं करता, तो फिर मैं पेमेंट करूँगा। अदरवाइज़ जो भी चैनल इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान इस्टेब्लिश है पेमेंट का, शिपमेंट आने का और पेमेंट करने का, वो अगर ट्रू केस चलता रहेगा तो फिर मेरी मतलब ये एलसी अनयूटिलाइज पड़ी रहेगी, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर मेरी गारंटी के पेमेंट मैं करूँगा। तो ये स्टैंड बाय एलसी है, यानी कि बैंक पीछे मदद के लिए खड़ा होगा। इंपोर्टर के पीछे बैंक रेडी खड़ा है कि जी अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं की तो फिर मैं पेमेंट करूँगा, तो आप इसको एक्सपोर्ट करते रहें, जो भी ये मांग रहा है इसको देते रहें। तो अब मोस्टली जो लोग इसके ऊपर दूसरे लोग जो मतलब लेक्चर दे रहे होते हैं वो इतना ही बताते हैं कि जी स्टैंड बाय एलसी से मुराद है ऐसी एलसी जो बैंक एक्सपोर्टर को स्टैब्लिश करता है, फॉरवर्ड करता है कि जी मेरी गारंटी है, मैं पेमेंट करूँगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। लेकिन इसमें ये नहीं है कि जी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो मैं पेमेंट करूँगा, नहीं। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को जाएंगे, शिपमेंट भी इंपोर्टर को जाएगी, यानी एक्सपोर्टर डायरेक्ट सारा कुछ इंपोर्टर के साथ करता रहेगा। और अगर उस जो शिपमेंट्स जा रही हैं एक्सपोर्टर से उसकी पेमेंट इंपोर्टर नहीं करता, यानी उसमें इस एलसी का तल्लक नहीं है, स्टैंड बाय एलसी का तल्लक नहीं है, वो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान डायरेक्ट लेन देन हो रहा है। और अगर उसमें इंपोर्टर नहीं पे करता तो फिर बैंक इन्वॉल्व होगा कि जी मैंने जो आपको एलसी दी थी अगर वो वैलिड है, अलाइव है, उसकी डेट है, तो आप ठीक है मुझसे पेमेंट ले लें, तो उस वक्त बैंक पेमेंट करता है। लेकिन इस तरह से मतलब इस तरह के चांसेस नहीं होते। स्टैंड बाय एलसी हमेशा ही अनयूटिलाइज एक्सपोर्टर के पास पड़ी रहती है और वो एज ए गारंटी इसको रखे छोड़ता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि फिर एक्सपोर्टर को पेमेंट कैसे होती है? तो वो पेमेंट होती है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स के, यानी CAD। तो अब ये जो CAD शिपमेंट्स हैं उससे पहले मतलब एक इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर से कहा कि मैं आपको, अब स्टोरी सुन लें कि जो पीछे जो स्पेसिफिक पर्पस है, जैसे मैं कुछ चीज़ें रिपीट करूँगा बार बार कि जब भी आप टाइप ऑफ स्टैंडर्ड एलसी एक ही है जो एट साइट एलसी होती है कि जी शिपमेंट हुई, उसके डॉक्यूमेंट्स बैंक को आए, उसने पेमेंट कर दी और डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को दे दिए कि आप अपनी कंसाइनमेंट रिलीज़ करवा लें। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है एलसी का और सबसे ज़्यादा दुनिया में यही एलसी काम कर रही है। लेकिन जब
कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा जहाँ पर ये स्टैंडर्ड एलसी काम ना कर रही हो, तो फिर उसको कुछ एक एडिशनल नाम दे दिया जाएगा। जी है तो ये एलसी, लेकिन ये वो वाली एलसी है, जैसे ये बैक टू बैक एलसी है, ये ट्रांसफरेबल एलसी है। तो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जब इस तरह का सीन होगा कि जी एक्सपोर्टर पेमेंट तो इंपोर्टर से ले रहा है, लेकिन उसने एक स्टैंड बाय एलसी अपने पास सिक्योरिटी के लिए रखी हुई है, तो इसको स्टैंड बाय एलसी कहेंगे और ये एलसी यूटिलाइज नहीं होगी। अच्छा, तो अब पेमेंट का क्या प्रोसेस होगा? तो पेमेंट होगी CAD के अगेंस्ट, यानी कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। इंपोर्टर ने एक स्टैंड बाय एलसी से उसने एक कंसाइनमेंट लेनी है $1,00,000 की एक्सपोर्टर से, तो वो $1,00,000 की स्टैंड बाय एलसी अपने बैंक से इशू करवाएगा और एक्सपोर्टर को भिजवा देगा। एक्सपोर्टर उस 1,00,000 की स्टैंड बाय एलसी को अपने पास एज ए सिक्योरिटी, एज ए गारंटी रखेगा, और ये गारंटी सिक्योरिटी उस डेट तक वैलिड होगी जो एलसी के अंदर लिखी होती है। तो अमूमन ये जो डेट होती है ये 3 माह की होती है, क्योंकि कोई भी बैंक जब एलसी ओपन करता है तो वो 1 क्वार्टर के चार्जेस इंपोर्टर से ले लेता है। तो इंपोर्टर 1 माह से आगे की एलसी नहीं करता, या अगर उसने लॉन्ग टर्म चलना हो तो फिर वो 2 क्वार्टर के चार्जेस भी पे कर देता है। लेकिन उससे बेहतर होता है कि आप नेक्स्ट क्वार्टर के लिए उसको एक्सटेंड कर लें, एक्सटेंशन पे फिर उतने ही चार्जेस लगते हैं। तो मतलब उसी वक्त आपको 2 क्वार्टर के चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप एलसी खुलवाएं तो 1 क्वार्टर के चार्जेस पे करें, इससे कम चार्जेस वो लेते नहीं है। अगर आपकी एलसी की 1 माह की वैलिडिटी भी है तो फिर भी 1 क्वार्टर के चार्जेस ही एप्लीकेबल होंगे, और अगर 1 क्वार्टर से आगे जाती है उसकी डेट तो फिर 2 क्वार्टर के चार्जेस होंगे। तो समझदार इंपोर्टर 1 क्वार्टर के लिए एलसी ओपन कर देते हैं, और अगर उसकी डेट आगे जाती है तो फिर उसको एक्सटेंड कर लेते हैं उस वक्त जब उसकी एक्सपायरी नियर टू डेट हो, ताकि एक ही दफ़ा जो बैंक चार्जेस हैं वो पे ना करने पड़े। तो अब जो स्टैंड बाय एलसी होगी वो 3 माह के लिए, यानी 1 क्वार्टर के लिए वैलिड होगी, और एक्सपोर्टर उसको अपने पास रख लेगा कि जी ये मेरे पास गारंटी है पेमेंट की। उसके बाद इंपोर्टर एक्सपोर्टर से कहेगा कि भाई आप मुझे $50,000 की एक शिपमेंट भिजवा दें, या 60,000 की भिजवा दें, या $1,00,000 की भिजवा दें, जितनी भी वो मांग रहा है, अप टू डेट अमाउंट जो कि एलसी में लिखी हुई है। तो एलसी में चूँकि $1,00,000 है तो वो $1,00,000 तक अपने एक्सपोर्टर को कह सकता है कि भाई आप मुझे ये चीज़ें भिजवाएं, तो मैं आपको जैसे ही मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो मैं उतनी पेमेंट आपको रिलीज़ कर दूंगा। तो अब एक्सपोर्टर अपनी शिपमेंट कर देगा, और उसके जो CAD डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स कैश ऑन एक्सेप्टेंस जो होते हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर के बैंक को भिजवा देगा। इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर से कहेगा कि जी आपके CAD वाले डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? तो इंपोर्टर करेगा, क्योंकि उसी ने तो मंगवाए हैं। तो इंपोर्टर अपने बैंक को पेमेंट करेगा और डॉक्यूमेंट्स लेके वो कंसाइनमेंट रिलीज़ करवा लेगा। तो जब इंपोर्टर ने पेमेंट कर दी उन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट, तो वो पेमेंट चलेगी एक्सपोर्टर को। तो अब इसमें कोई एलसी इन्वॉल्व नहीं हुई और एक ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। अब वो जो स्टैंड बाय एलसी एक्सपोर्टर के पास पड़ी थी वो फिर से वैलिड हो गई, क्योंकि वो जितनी उसने शिपमेंट की थी उसकी पेमेंट उसको मिल गई। तो एलसी फिर से वैलिड हो गई, और अभी एलसी का टाइम है। फ़र्ज़ कर लें कि ये सारा कुछ 1-1.5 माह में हो गया, तो इसका मतलब कि 1.5-2 माह अभी एलसी की वैलिडिटी और रहती है। तो अब इंपोर्टर फिर उसे कहेगा भाई आप ऐसे करो 25,000 का और भिजवाओ फ़ौरन माल। वो 25,000 की और भिजवा देगा, क्योंकि उसके पास 1,00,000 की स्टैंड बाय एलसी पड़ी है, और वो भी CAD बेसिस होंगे। जैसे डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर के बैंक को मिलेंगे, इंपोर्टर उतने $25,000 आप उस बैंक को पे करेगा, और वो पेमेंट एक्सपोर्टर को हो जाएगी, और इस तरह से वो डॉक्यूमेंट भी क्लियर हो जाएंगे। एलसी फिर से $1,00,000 के लिए वैलिड पड़ी है। और इस दौरान अगर जब उसने $25,000 की शिपमेंट की है, इंपोर्टर को और कुछ चाहिए, तो
एक्सपोर्टर के पास $75,000 की एलसी अभी रिमेनिंग अमाउंट 75,000 पड़ा है, तो इंपोर्टर और ले सकता है। तो इंपोर्टर फिर कहेगा 50,000 और भिजवा दो, 10,000 और भिजवा दो। तो इस तरह से वो इंपोर्टर मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक्सपोर्टर के साथ करता रहेगा CAD बेसिस पे। शिपमेंट्स आती रहेंगी, पेमेंट होती रहेगी, शिपमेंट आती रहेंगी, पेमेंट होती रहेगी, और वो जितनी अमाउंट एलसी स्टैंड बाय एलसी की जो अमाउंट होगी उस अमाउंट के अंदर अंदर रहते हुए 3 माह में जितना भी मंगवा सकता है, जो उसकी ज़रूरत है वो मंगवाता रहेगा। और एलसी बगैर किसी इस्तेमाल के यानी अनयूटिलाइज स्टैंड बाय एलसी एक्सपोर्टर के पास गारंटी पड़ी रहेगी। अब फ़र्ज़ कर लें कि इंपोर्टर ने कहा जी कि मुझे $10,000 का भिजवा दो, $1,00,000 की एलसी तो आपके पास पड़ी है गारंटी। एक्सपोर्टर ने वो $10,000 का माल भिजवाया, इंपोर्टर बैंकक्रप्ट हो गया, उसने पेमेंट नहीं की, तो अब एक्सपोर्टर जो है वो स्टैंड बाय एलसी निकालेगा और एलसी ओपनिंग बैंक से कहेगा कि जी ये मेरे $10,000 की शिपमेंट थी जिसकी पेमेंट नहीं हो रही, तो आप मुझे इसमें से $10,000 पे करें। तो अब इंपोर्टर का बैंक जिसने एलसी खोली थी वो उतनी पेमेंट एक्सपोर्टर को कर देगा, क्योंकि इंपोर्टर के बैंक के पास उस इंपोर्टर बेशक वो बैंकक्रप्ट हो गया तो कुछ ना कुछ उसका मॉर्टगेज, लियन, कोई चीज़ ऐसी होगी जिसकी बेस के ऊपर उसने एलसी खोली है, तो वो उसमें से फिर अपना प्लस माइनस करेगा बैंक, लेकिन एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा क्योंकि उसने स्टैंड बाय एलसी खोली हुई थी। तो इस तरह से स्टैंड बाय एलसी जो है उसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है कि स्टैंड बाय एलसी मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने के लिए एक गारंटी एक्सपोर्टर के पास होती है, जिसको वो यूटिलाइज तो नहीं करता और ज़रूरत पड़े तो कर भी सकता है, लेकिन इस एलसी को अपने पास रखने के साथ वो इंपोर्टर के साथ डिफरेंट ट्रांजैक्शन करता रहता है जिनकी पेमेंट्स CAD बेसिस के ऊपर उसको हो जाती है। तो जितने भी CAD के केस होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। जो लोग एक्सपोर्ट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जिनका डायरेक्टली एलसी से तल्लक नहीं होता लेकिन वो काम एक्सपोर्ट ऑफिस में कर रहे होते हैं या जूनियर स्टाफ में होते हैं, तो उनको ये तो समझ होती है कि भाई हमारी जो कंपनी है वो CAD बेसिस पे चीज़ें भिजवाए जा रही हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं होती कि ये जो चीज़ें CAD बेसिस पे भिजवाए जा रहे हैं इसके पीछे बॉस के पास कोई स्टैंड बाय एलसी पड़ी होगी, या फिर उस इंपोर्टर से उसके रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, या कोई वो रिलेटिव होगा या कोई फ्रेंड होगा पार्टी, उस बेस के ऊपर ट्रस्ट होगा तो तब वो भिजवाएगा। लेकिन नॉर्मली जो CAD होती हैं उनके पीछे स्टैंड बाय एलसी पड़ी होती है कि जी आप इसके ऊपर ट्रांजैक्शन करते रहें। तो होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।